Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Arslan Satti and I am back with another important lecture related to the IOBM CBM's entrance test. IOBM और CBM का जो इंट्रेंस टेस्ट है उसमें इंग्लिश की ना सिर्फ वेटेज बहुत ज़्यादा है उनके इंट्रेंस टेस्ट में, चाहे आप CS के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, सोशल साइंसेज के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, या उनके जो मोस्ट रिप्यूटेड बिजनेस डेवलपमेंट के, एंटरप्रेन्योरशिप के या BBA के, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के प्रोग्राम्स हैं, एंड इवन MBA का भी जो उनका प्रोग्राम है उसका पेपर पैटर्न और उनके अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स का जो पेपर पैटर्न है दैट इज 101% सेम। तो इसके अंदर इंग्लिश का जो पोर्शन है उसकी ना सिर्फ वेटेज ज़्यादा है बल्कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कम्प्लेक्स भी लगता है। सो हम अपनी IOBM की इंट्रेंस प्रेप सेशन सीरीज का आगाज करते हुए जो फॉल 2026 के लिए है, आज का जो हमारा पहला लेक्चर है इसके अंदर इंशाल्लाह हम लोग कवर अप करेंगे फ्रॉम द इंग्लिश स्ट्रक्चर एंड द रिटन एक्सप्रेशन पोर्शन। उसके साथ साथ फिर हम थोड़ा सा वोकैबुलरी का पोर्शन भी देखेंगे। तो याद रखिएगा कि IOBM CBM का जो इंट्रेंस टेस्ट है उसका जो इंग्लिश के अंदर स्ट्रक्चर एंड रिटन एक्सप्रेशन का पोर्शन है उसके अंदर आपने क्या करना होता है कि यू डू नॉट नीड टू राइट एनी एसे और एनी स्टेटमेंट, रादर इसके अंदर होगा क्या कि आपके पास सेंटेंसेस गिवन होते हैं और उन सेंटेंसेस के अंदर जो है वो डिफरेंट मिस्टेक्स होती हैं, उन मिस्टेक्स को आपने आइडेंटिफाई करना होता है। तो 25 सच आइटम्स आर इंक्लूडेड इन योर एग्जाम एंड IOBM का जो एग्जाम है वो टाइम बार्ड होता है, टाइम लिमिटेड होता है, पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। तो एक स्पेसिफिक टाइम में आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जो है वो रीड आउट करके करेक्ट आंसर जो है मार्क करने होते हैं। जितना ज़्यादा आप अपना इंट्रेंस टेस्ट में ज़्यादा स्कोर करेंगे इंशाल्लाह आपका एग्रीगेट ज़्यादा होगा एंड यू विल बी हैविंग मोर चांसेस ऑफ गेटिंग कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एट IOBM CBM हैदराबाद और कराची कैंपस। बाय द वे जो फॉल 2026 की इनटेक है उसके इंट्रेंस टेस्ट का राउंड 1 जो है वो स्टार्ट हो चुका है एंड राउंड 2 जो है वो इसका फिर इंशाल्लाह जून 2026 के अंदर जो है वो कंडक्ट होगा। सो राउंड 1 के जो टेस्ट हैं दे विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द February एंड द फर्स्ट डेट ऑफ द मार्च, 28 फरवरी और 1 मार्च जो है उनकी टेस्ट डेट है। जबकि जो राउंड 2 होगा फॉल 2026 के इनटेक का उसकी जो टेस्ट डेट होगी दैट विल बी द लास्ट वीक ऑफ जून 2026 इंशाल्लाह। एंड एक और बात बताता चलूँ कि फॉल 2026 का जो सेमेस्टर है दैट विल बी स्टार्टिंग इंशाल्लाह इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त 2026। जब हम आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो इंग्लिश स्ट्रक्चर एंड रिटन एक्सप्रेशन का पोर्शन के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे आपके पास एक सेंटेंस होगा, सम टाइम थोड़ा सा कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, सम टाइम थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस होता है एंड उसके अंदर डिफरेंट जो चॉइसेस हैं वो डिफरेंट ऑप्शन जो हैं वो इसके अंदर जो है वो गिवन होते हैं और आपने बताना होता है कि यहाँ पे किस ऑप्शन के अंदर जो है वो मिस्टेक है। सो यूजुअली इसमें जो 4 ऑप्शन होते हैं दे आर इन द सेंटेंस, जैसे यहाँ पे A B C है एंड D है, दे आर इंक्लूडेड इन द सेंटेंस एंड द फिफ्थ ऑप्शन यूजुअली इज नन ऑफ दीज। सो जो फिफ्थ ऑप्शन है आपका वो यूजुअली नन ऑफ दीज होता है कि इस सेंटेंस के अंदर यानी कोई मिस्टेक नहीं है। सो आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि सेंटेंस के किस पार्ट के अंदर जो है वो यहाँ पर जो है वो मिस्टेक है। सो हम क्या करेंगे, हम जो है अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ताकि आपको आइडिया हो कि इन क्वेश्चन को कैसे मार्क करना है। मैं आपको डिफरेंट उनके ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स को भी बताता जाऊंगा, उनकी रीजन बताता जाऊंगा कि उसके अंदर मिस्टेक क्यों है। इसको आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है ताकि पेपर के अंदर इंशाल्लाह जो है ना वो आप मैक्सिमम स्कोर कर सको। इसके साथ साथ हम जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर वोकैबुलरी के पोर्शन को भी कवर अप करेंगे। सो इस लेक्चर को आपने एंड तक देखना है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को 100% जो है वो इंशाल्लाह बेहतर बना सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, हैड आई न्यू अबाउट द डिले आई वुड नॉट हैव लेफ्ट द हाउस सो अर्ली दिस मॉर्निंग। हैड आई, हैड आई, हैड आई के साथ अब पास्ट पार्टिसिपल है तो हैड आई नोन अबाउट द डिले, हैड आई known about the delay I would not have left the house so early this morning। तो यहाँ पे अब जो ए है, ए के अंदर मिस्टेक है। हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता, पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रिपोर्ट दैट ही सबमिटेड यस्टरडे। यहां तक ये बिल्कुल ठीक है। द रिपोर्ट दैट ही सबमिटेड यस्टरडे, वो रिपोर्ट जो उसने कल जमा करवाई थी, कंटेन सेवरल फैक्चुअल एरर्स विच नीड टू बी करेक्टेड इमीडिएटली, जिनको फौरी तौर पे करेक्ट करने की जरूरत है। यहां पे भी ये बिल्कुल ठीक है कि विच नीड टू बी करेक्टेड इमीडिएटली, और यहां तक भी ये बिल्कुल ठीक है। द रिपोर्ट दैट ही सबमिटेड यस्टरडे, कंटेन्स होगा, यहां पे कंटेन नहीं होगा। मेन सब्जेक्ट जो है वो रिपोर्ट है। जब मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, फर्स्ट यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, और उस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आप एस लगाते हैं या ES लगाते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। तो सिंगुलर तो कंटेन्स
several factual errors which needed to be corrected immediately. The manager insisted that the staff, it's correct till here, the manager insisted that the staff arrives on time despite the strike happening outside. अब जब सब्जेक्टिव मूड होता है, सब्जेक्टिव मूड क्या होता है कि अभी आप एक हाइपोथेटिकल बात कर रहे हो, जो बात होगी फ्यूचर में, ठीक है, जिसके बारे में आपको श्योरिटी नहीं है, ये भी कह सकते हैं समटाइम्स। तो उसके अंदर जैसे आप उसके अंदर क्या करते हैं, जो सब्जेक्टिव अगर बेस फॉर्म का वर्ब यूज हो रहा है तो उसके साथ फिर क्या करेंगे, आप जो है बस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, एस की जरूरत नहीं पड़ती। अब ऊपर से तो ऐसा लग रहा है कि भाई जिस तरह मैंने ऊपर बात की थी कि अगर सिंगुलर होगा आपका सब्जेक्ट तो आगे आप एस या ई एस लगाएंगे। पहली बात, यहां पर वो रूल इसलिए नहीं कि ये इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर है। सेकेंडली, ये सब्जेक्टिव मूड है, एक एक सिनेरियो बनाया जा रहा है कि मैनेजर ने इस बात पे जोर दिया, इंसिस्ट किया, इंसिस्ट हो गया, या इस तरीके के जो वर्ब्स हो गए कि ऐसे होगा तो वैसे हो जाएगा, जिसमें कोई कंडीशन इस तरीके की लगाई जा रही होती है या फ्यूचर के बारे में इस तरह से बात की जा रही है, तो वहां पे बस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, बस इसके साथ एस की लगाने की जरूरत नहीं है, अराइव्स आएगा बस यहाँ पर। अराइव नहीं आएगा यहाँ पर, अराइव आएगा बस यहाँ पर, ठीक है। तो अराइव ऑन टाइम, अराइव, इसमें फिर एस नहीं लगता। नॉट ओनली शी फॉरगॉट हर प्रेजेंटेशन but also she left the notes at home. Not only did she, ठीक है, did she, यहाँ पे did होना चाहिए था, not only did she forgot, forgot भी नहीं होगा बल्कि जो है forget होगा did के साथ, forget, not only did she forget first form of verb आएगा, did she forget her presentation but also she left the notes at home। देखें दो दफा एक बात हो रही है, तो not only है स्टार्ट में यहाँ पे, राइट, तो उसके साथ फिर डिड के आने की रिक्वायरमेंट है, जरूरी है, क्योंकि दो बातें बता रहे कि ना सिर्फ उसने प्रेजेंटेशन को घर पे भूल गई थी, वो नोट्स भी घर पे भी भूल आई थी। द कैंडिडेट हुम वी बिलीव्ड, द कैंडिडेट हुम वी बिलीव्ड, यहां तक ये ठीक है, वुड विन इजीली हैव फेल्ड टू इम्प्रेस द पैनल, पैनल, द कैंडिडेट, सब्जेक्ट यहां पे कैंडिडेट है, सिंगुलर है, हैव नहीं होगा, हैज फेल्ड टू इम्प्रेस द पैनल, इफ ही डिड नॉट मिस्ड द ट्रेन, इफ ही डिड, अभी ऊपर बताया कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, इफ ही डिड नॉट मिस द ट्रेन he would have arrived at the meeting on time, right? The new policies aims to improve productivity as well as ensure transparency within departments। अब यहां पर ये प्रूलर है, तो जब सब्जेक्ट प्रूलर होगा, पॉलिसीज है, तो आगे बस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, उसमें एस और ई एस नहीं होगा। हाँ, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अभी मैंने ऊपर बताया है, तो फिर आपको बेस फॉर्म के साथ या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना पड़ता है। तो एस और ई एस का इजाफा तब करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। यहाँ पे न्यू पॉलिसीज है, तो एम्स नहीं होगा, एम होगा, एम टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एज वेल एज इंश्योर ट्रांसपेरेंसी विद इन द डिपार्टमेंट्स। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि क्लियर होंगे, किसी तरीके को घपला नहीं होगा उनमें। आई विश आई कैन गो टू यूरोप नेक्स्ट समर फॉर वेकेशन विद माई फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, आई विश, अब कंडीशनल है ना ये, विश के बाद हमेशा पास लगता है, वो ख्वाहिश का इजहार कर रहा है ना। अनरियलिस्टिक सी एक बात है कि अभी उसको, उसकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है। आई विश आई कुड, ख्वाहिश तो वही होती है कि जो फ्यूचर में आप करना चाह रहे हो, पूरी क्या हुई है, मतलब उसको आप ख्वाहिश में को विश या आप या डिजायर, आप उसी चीज के बारे में करते हो कि जो भी आप चाहते हो कि हो जाए। इफ आई विश आई कुड गो टू यूरोप नेक्स्ट समर फॉर वेकेशन विद माई फ्रेंड, तो आई कुड होगा, कैन नहीं होगा। तो विश के साथ, डिजायर के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द स्टूडेंट्स वर टोल्ड, द स्टूडेंट्स वर टोल्ड टू अवॉइड टू टॉक, यहीं पे नजर आ रहा है, टू अवॉइड टू टॉक, टू अवॉइड टॉकिंग
avoid talking during the exam and maintain silence throughout. The students were told to avoid talking, avoid discussion during the, मतलब यहाँ पे तो टू डिस्कस होता तो फिर डिस्कस वो लगाते डिस्कसिंग, टू अवॉइड टॉकिंग ड्यूरिंग द एग्जाम एंड मेंटेन साइलेंस थ्रू आउट। द कमेटी वर, कमेटी को जो है ना वो आप सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करते हैं, कलेक्टिव नाउन है। द कमेटी वॉज, ठीक है, द कमेटी ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने डिसीजन लेना। द कमेटी वॉज unable to reach a decision as each member expressed different opinions during the meeting. The results were announced before the judges has verified all the documents thoroughly. The results है, the results were announced, यहां तक ठीक है, before the judges, announced है before the judges। अर्लियर पास्ट एक्शन की बात चल रही है, जब दो पास्ट एक्शन हो उसमें से एक पास्ट एक्शन अर्लियर हो तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट बनाना जरूरी होता है, तो हैज नहीं होगा, हैड वेरीफाइड होगा। पास्ट परफेक्ट में हैड आता है। नाइदर द टीचर या नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वॉज रेडी फॉर द सडन इंस्पेक्शन टूडे। अब नाइदर और नॉर या आइदर और दोनों एक ही सेंटेंस में आ रहे हो तो फिर आप क्लोज सब्जेक्ट को देखते हुए लगाते हैं प्रपोजिशन, ठीक है। तो वर्ब जो है ना नियरेस्ट सब्जेक्ट को एग्री करना चाहिए। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, अब ये रेडी वर्ब है यहाँ पे, तो इसके करीब तरीन जो सब्जेक्ट बन रहा है वो स्टूडेंट्स बन रहा है। नाइदर द स्टूडेंट, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वॉज नहीं आएगा, फिर यहाँ पर वर आएगा, वर रेडी। तो नाइदर और नॉर दोनों यूज हो रहे हो तो फिर आप क्लोजेस्ट सब्जेक्ट को देखेंगे कि कौन सा क्लोजेस्ट सब्जेक्ट बन रहा है टू योर वर्ब। डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, डिस्पाइट ऑफ की जरूरत नहीं है यहाँ पे, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, बावजूद मेहनत के। डिस्पाइट तो खुद बता रहा है ना कि विदाउट ऑफ, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, विदाउट ऑफ, बावजूद इसके। तो डिस्पाइट ऑफ, तो डिस्पाइट working hard he could not achieve the desired result in the project. Scarcely he had entered the room when everyone started applauding his achievement. applauding का मतलब होता है तारीफ करना, तालियां बजाना शुरू हो गए या कोई किसी भी एक्शन के थ्रू अपलॉड करना, तालियां बजाना। Scarcely he had entered the room, scarcely had he entered the room when everyone started applauding his achievement. इन्वर्जन की जरूरत है यहाँ पे, स्कार्सली, क्योंकि स्कार्सली का मतलब क्या है कि जैसे ही, यहाँ पर वो सेंस में यूज हो रहा है जैसे ही, मतलब अभी बामुश्किल ही दाखिल हो पाया था। वैसे तो स्कार्स का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, रेयरिटी होती है। तो यहाँ पर वो जिस सेंस में तो यहाँ पे इन्वर्जन की जरूरत है, स्कार्सली हैड ही, ठीक है। द मिनिस्टर, इन्वर्जन क्या होता है कि ही पहले है ना, हैड, तो हैड पहले आ रहा है, वर्ब पहले आ रहा है। द मिनिस्टर एज वेल एज हिज एडीज have been accused of financial misconduct during the campaign. The minister as well as his ADs, ADs कौन होते हैं, जो उसके असिस्टेंट्स हैं या उसके साथ शामिल है, ठीक है। has been accused of financial misconduct during the campaign. तो मिनिस्टर जो वर्ड है वो यहाँ पर क्योंकि सिंगुलर है, द मिनिस्टर एज वेल एज एडीज, एडीज जो होते हैं कि जिन्होंने उसको हेल्प किया, जिन्होंने उसको एड किया है। have been के बजाय has been accused of financial misconduct during the campaign. The teacher suggested that every student submits the report by the end of the week. The teacher suggested that every student, यहाँ तक it is correct, ठीक है। So अब यहाँ पर क्या है, submit the report by the end of week, अभी फ्यूचर की बात हो रही है। सजेस्ट करे, इंसिस्ट करे, मैंने ऊपर आपको बताया था, तो उसके साथ हमेशा बस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, एस और ई एस का यूजेज नहीं होता है। बेस या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा,
एस या ई एस की जरूरत नहीं है. द टीचर सजेस्टेड दैट एवरी स्टूडेंट सबमिट द रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द वीक. द मूवी विच वी वॉच्ड लास्ट नाइट, द मूवी which we watched last night, this is correct. were based, was based, ये easy था. मूवी है ना, सिंगुलर है. was based on a true story that shocked the nation in 2010. He denied to have stolen the money, so all evidence was against him in the trial. एविडेंस कहते हैं सबूत को, ट्रायल कहते हैं मुकदमे को. ठीक है, यानी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को कहते हैं. ही डिनाइड, डिनाइड का मतलब है रिफ्यूज कर देना. ही डिनाइड टू हैव नहीं होगा, तो डिनाइड है. ही डिनाइड हैविंग stolen the money though all the evidence was against him in the trial. The officer discussed about the issue in detail with the committee yesterday morning. अच्छा, this sentence is an example of और common mistake जो कि हम अपनी daily life के अंदर करते हैं. और वो क्या है? द ऑफिसर, भाई डिस्कशन किसी मैटर को लेकर ही होती है ना, किसी मैटर के ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर ही डिस्कशन होगी. किसी मसले को ही लेकर आप इश्यूज को डिस्कस करोगे, किसी इशू को लेकर आप डिस्कशन करोगे, तो डिस्कस्ड अबाउट बोलने की जरूरत नहीं होती. तो ये अबाउट की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है. एंड दिस इज अ कॉमन मिस्टेक विच वी यूजली जो है ना, जो हम करते हैं आमतौर पे कार्य होते हैं, उसको हम मिस्टेक समझते ही नहीं है. द ऑफिसर डिस्कस्ड द इशू इन डिटेल विद द कमेटी यस्टरडे मॉर्निंग. तो ए में ही मिस्टेक है, अबाउट की जरूरत नहीं होती होती. द डेटा शोज द डेटा शोज दैट मोस्ट स्टूडेंट्स प्रेफर्स ऑनलाइन क्लासेस ओवर फिजिकल वंस आफ्टर द पेंडेमिक. डेटा ने ये बताया है कि पेंडेमिक के बाद, कोविड-19 की ये बात कर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस को प्रेफर करते हैं रादर देन फिजिकल वंस. ठीक है, तो ओवर फिजिकल क्लासेस. तो क्वेश्चन नंबर 20 है, द डेटा शोज दैट मोस्ट स्टूडेंट्स प्रेफर होगा, ये प्लूरल है तो आगे फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. बस इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट टेकिंग सीरियस स्टेप्स टूवर्ड्स, यानी ये क्रूशल टाइम है, बड़ा जरूरी है. इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट टेकिंग सीरियस स्टेप्स टूवर्ड्स रिड्यूसिंग पोल्यूशन. ठीक है, इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट टेकिंग सीरियस स्टेप्स. स्टार्ट नहीं होगा, इट्स हाई टाइम, पास्ट टेंस में चल रहा है ना. इट्स हाई टाइम स्टार्टेड टेकिंग, हमें जरूरत है स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की, यानी इस बात का मतलब है टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द पोल्यूशन एंड सेविंग नेचुरल रिसोर्सेज ग्लोबली. ही सेल्डम, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार. ही सेल्डम गो टू बेड बिफोर मिडनाइट सिंस ही लाइक्स टू वर्क लेट ऑन हिज रिसर्च. ऑफन का ऑपोजिट होता है सेल्डम. ठीक है, तो साथ थोड़ी वोकैबुलरी भी बिल्डअप हो जाए. ही सेल्डम गो टू बेड बिफोर मिडनाइट. ही सेल्डम, सेल्डम है, सिंगुलर वर्ब है. ही सेल्डम goes to bed before midnight since he likes to work late at night on his research. Number 23 है, the university provides students with various opportunities to enhance their skills and personality development. The university provides students. अच्छा, देखने में ऐसे लग रहा है कि शायद प्रोवाइड्स भी है, स्टूडेंट्स भी है, तो ये इनकरेक्ट होगा. यहाँ पे ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए पीछे जो है ना सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब के साथ बेस फॉर्म आएगी और बेस फॉर्म के साथ एस आएगा. यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स, और ये जो स्टूडेंट्स है ये प्लूरल है, यानी स्टूडेंट्स की बात हो रही है, एक से ज्यादा स्टूडेंट्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, दिस इज करेक्ट. विद वेरियस अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे मौके फराहम करता है. टू इनहैंस देयर स्किल्स, इनहैंस का मतलब क्या होगा? टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, टू इम्प्रूव देयर स्किल्स and personality development. To enhance their skills and to develop their personality, and to develop their personality होना चाहिए, and to develop their personality, right जी, क्योंकि पीछे enhance their skills चल रहा है. enhance and to, and लगा दिए तो अब to develop their personality, to develop their personality, क्योंकि their enhance भी है their skills, और फिर सबसे बड़ी बात and है, तो and to develop their पर्सनैलिटी रादर देन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन 24, द जज ऑर्डर्ड दैट द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड होता है जिस पे इल्जाम लगा है, इज रिलीज्ड
immediately after signing the papers, the judge ordered that the accused be released. Order होता है ना जज की तरफ से, तो be released फ्यूचर में यानी उसको भी रिलीज करना है, सब्जेंटिव मोड है अगेन. Had it not been raining, this is correct, had it not been raining, we will have gone. Had it, had है भाई, will नहीं आएगा ना, would आएगा. We would have gone for a walk in the evening. इसमें क्या करना होता है कि अगेन डायरेक्शंस क्वेश्चन की मैं आपको बता दूं. फॉर ईच अंडरलाइंड वर्ड 4 आंसर चॉइसेस आर गिवन, ए बी सी डी, बल्कि 5 चॉइसेस बन गई, ए बी सी डी एंड ई. चूज द वर्ड क्लोजेस्ट दैट द वर्ड ऑफ द फ्रेज दैट मीन द सेम. तो जो वर्ड यहाँ पर मैंने तो टैलिक में पब्लिश किए हुए हैं, राइट डाउन किए हुए हैं, बोल्ड में हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, या अंडरलाइंड हो सकते हैं. आपने एक तरह से उनका रिप्लेसमेंट बतानी होती है, सिनोनिम ही समझो बताना होता है. अब मैं ये समझता हूं कि समटाइम्स एग्जाम के अंदर होता है ना, ये वर्ड लिया है इसका सिनोनिम बता दो, वो मेरा ख्याल है मुश्किल होता है, ये ज़रा आसान होता है. हाँ, वो लहदा बात है कि इस क्योंकि सेंटेंस होता है तो सेंटेंस दे के हम घबरा जाते हैं, यार ये तो पूरा पूरा सेंटेंस गिवन है, ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई है, ये क्या बला आ गई है. ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये उससे इजी होता है, क्योंकि अगर आपको एग्जैक्ट सिनोनिम ना भी आता हो तो आप उसका कंटेक्चुअल मीनिंग को यूज करते हुए बता सकते हैं. एग्जैक्टली सिनोनिम वहां पे में भी होंगे, ये सबके टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड होंगे. ठीक है, तो इनको थोड़ा सा भी अगर आप ना भी वर्ड आ रहा हो ना, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, आ, उनको आप अगर सेंटेंस में से इंफॉर्मेशन को कंसीव करें तो बता सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. मेरा ख्याल है इसको क्विकली इसको खत्म करते हैं, 20 मिनट ही है इसके अंदर अंदर इसको खत्म करना है हम लोगों ने. मेरा ख्याल है 15 के 20 सवाल थे इस एक्सरसाइज में. द साइंटिस्ट, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक सेकंड ठहरो मैं इसको रिप्लाई दे दूं. इसको क्लास से जो ड्रॉप हो गया, क्या कह रहा है. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, द साइंटिस्ट ट्राइड टू वेरीफाई द रिजल्ट्स बिफोर पब्लिशिंग द रिपोर्ट. तो साइंटिस्ट ने रिजल्ट्स को वेरीफाई करने की कोशिश की बिफोर पब्लिशिंग द रिपोर्ट. वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को वैलिडेट करना, उसको कंफर्म करना, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक आउट करना. आप ये भी कह सकते हो उसको अफर्म करना. टू वेरीफाई, टू प्रूव, यहां पर क्या होगा, टू प्रूव. द साइंटिस्ट ट्राई टू वेरीफाई द रिजल्ट, टू चेक आउट द रिजल्ट. ठीक है, तो उसने प्रूव किया, उसने चेक आउट किया रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले. तो दिस एक्सरसाइज, क्योंकि आज स्टार्टिंग एक्सरसाइज है ये वोकैबुलरी की, तो इसमें मैंने थोड़ी इजी चीजें ऐड की हुई हैं. द मैनेजर वाज प्रेज फॉर हर डिलीजेंट वर्क एथिक. डिलीजेंट मींस कि ऐसा तरीकाकार काम करने का जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत इन्वॉल्व हो, बड़ा जो है ना छोटी छोटी डिटेल का भी ख्याल रखा जाए. द मैनेजर वॉज प्रेज, प्रेज का मतलब होता है कि उसकी तारीफ हुई. तो द मैनेजर वॉज प्रेज फॉर अ डिलीजेंट वर्क एथिक, हार्ड वर्किंग वर्क एथिक है. ठीक है, डेडिकेटेड है वो, बड़ी डेडिकेटेड. वैसे केयरफुल होके भी किसी काम को करने को हम कहते हैं कि बड़ा डिलीजेंट होके काम किया है. तो डेडिकेटेड है वो, बहुत ज़्यादा मेटिकुलस है, बड़ा अलर्ट होके, बड़ा थॉरली और बड़ा डिटेल्ड काम करते हैं. एक्सप्लेनेशन वाज सो वेग दैट नोबडी अंडरस्टूड इट. वेग का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी कंफ्यूजिंग. यहाँ पर तो आंसर बनेगा कंफ्यूजिंग. कंफ्यूजिंग थी उसकी एक्सप्लेनेशन. कंफ्यूजिंग का मतलब ये होता है, या वेग का मतलब सॉरी ये होता है कि एम्बिगुअस थी, अनक्लियर थी. एम्बिगुअस, अनक्लियर, अनक्लियर, अनसर्टन थी, प्रिसीजन नहीं थी, इट लैक्स प्रिसीजन. राइट,
क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. द आर्टिस्ट मास्टरपीस वाज डिस्प्लेड इन द नेशनल गैलरी. मास्टरपीस का मतलब ये होगा कि वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट वर्क, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट वर्क, किसी के भी करियर का बड़ा ही कोई क्लासिक किस्म का काम था, बड़ा उसका मास्टर वर्क था, बड़ा उसका वर्क ऑफ क्लास या वर्क ऑफ आर्ट था या ग्रेट वर्क था. आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट वर्क था या ग्रेट वर्क था. was displayed in the National Gallery, best work. So easy exercise, this one is. Question number 5. The lecture was so tedious. Tedious means complex, not easy to understand. और वो जब एक चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्टिंग नहीं होती, अनइंटरेस्टिंग हो, तो लोगों के लिए वो क्या बन जाती है, टायरसम बन जाती है, बोरिंग हो जाती है. तो यहाँ पर होगा बोरिंग. द लेक्चर वाज सो टीडियस दैट सेवरल स्टूडेंट्स फेल asleep. इतना बोरिंग था, इतने अजीब तरीके से वो समझा रहा था कि उसकी बात बड़ी अनइंटरेस्टिंग होगी. जब इंटरेस्टिंग हुई तो लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया. द जनरल हैड टू स्ट्रेटेजाइज बिफोर लॉन्चिंग द अटैक. द स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, प्लानिंग करना. ठीक है, स्ट्रेटेजाइज, टू प्लान, टू डिवाइड द स्कीम, ऑर्गेनाइज करना, लेआउट बना, मैप आउट करना, प्लॉट करना कि ये काम पहले होगा फिर बाद में होगा. द जनरल हैड टू प्लान टू बिफोर लॉन्चिंग द अटैक. द विटनेस गेव अ क्रेडिबल स्टेटमेंट टू द पुलिस. क्रेडिबल वो होती है कि जो कि वेरीफाइड होती है, जिसको जो बिलीवेबल होगी. यहाँ पे वर्ड होगा बिलीवेबल है, रिलायबल है. ठीक है, बिलीवेबल, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, कन्विंसिंग थी. हाँ यस, ये ज्यादा बेहतर है, कन्विंसिंग थी, सेटिस्फाई कर दिया उसने पुलिस को, ऑथेंटिक थी. द टीचर कमेंडेड द स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस. कमेंडेड का मतलब होता है अपलॉड करना, अप्रेज करना, तारीफ करना. कमेंडेड. ठीक है, कमेंडेबल, प्रेज्ड, अपलॉडेड, ऑनर्ड, एडमायर. यस, एडमायर्ड, ये भी हो सकता है, एडमायर्ड. और फिर मैंने बताया कि प्रेज्ड और अपलॉडेड यानी प्रेज्ड. अभी हमने दूसरे के साइज में कोड यूज किया था ना, अपलॉडेड का, यानी तारीफ की जाए. अपलॉडेड तो प्रेज्ड. क्वेश्चन 9. हर रिएक्शन वाज कंप्लीटली इररेशनल गिविंग द सर्कमस्टांसेस. इररेशनल का मतलब है कि नॉट रिलेटेबल. ठीक है ना, नॉट रिलेटेबल. इलॉजिकल को कहते हैं, अनरीजनेबल को कहते हैं. रैशनल रीजनेबल होता है, इररेशनल अनरीजनेबल होता है. एब्सर्ड होना, सेंसलेस होना, सेंसेबल नहीं होना बल्कि सेंसलेस होना. गिवन द सर्कमस्टांसेस, गिवन द कंडीशन. तो नन ऑफ दीज है सेंसेबल, लॉजिकल. वैसे इमोशनल हो सकता है इसमें से. इमोशन जो होता है उसमें लाजमी नहीं है कि सेंस होगी, वो सेंसलेस हो सकता है. तो इमोशनल ज्यादा बेहतर है. वैसे यहाँ पे इररेशनल था, इमोशनल था. इमोशंस में आके उसने बात की, लॉजिकली बात नहीं की या सेंसेबल बात नहीं की. द पॉलिटिशियन वॉज एक्यूज ऑफ करप्शन ड्यूरिंग हिज टेन्योर. करप्शन, करप्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे काम करना जो कि अलाउड नहीं थे. डिसऑनेस्ट होना, इमोरल करना या मिसकंडक्ट करना आप कह सकते हो. एक्सप्लॉइट करना अपनी पोजीशन को. द पॉलिटिशियन वाज एक्यूज ऑफ, एक्यूज का मतलब है इल्जाम लगा उस पर करप्शन का. तो यहाँ पे ऑनेस्टी थोड़ी होगा, जस्टिस और लॉयल्टी नहीं होगा, बल्कि ब्राइबरी होगी एक तरह से ना, रिश्वत है. द ओल्ड हाउस हैड एन एरी साइलेंस एट नाइट. एरी, सो एरी का मतलब क्या है, एरी का मतलब ये होता है कि जैसे कहते हैं ना मिस्टीरियस, मिस्टीरियस, अजीब सा, मिस्टीरियस. ठीक है, स्ट्रेंज सा, अनकैनी. वैसे स्ट्रेंज को अनकैनी भी कहते हैं ना, स्ट्रेंज है. या क्रीपी, हॉन्टिंग या हॉन्टेड, स्ट्रेंज. द सोल्जर्स शोड रिजिलियंस आफ्टर फेसिंग ग्रेट हार्डशिप. रिजिलियंस होता है कि करेज दिखाना. जो कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कर रहे थे वो उन्होंने कंटिन्यू रखा. तो यहाँ पे तो होगा करेज, रिजिलियंस, हार्डीनेस, डिटर्मिनेशन, बीइंग टफ या टफनेस. राइट, resilience after facing great hardship. After facing great hardship, despite of the difficulties, they still showed resilience, means that they showed courage.
हिज आंसर वर प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। तो पहला ऑप्शन है वेग, एक्यूरेट, यस एक्यूरेट होगा यहाँ पे आंसर। तो प्रिसाइज के कुछ और भी सिनोनिम्स बता देता हूं मैं। एग्जैक्ट हो सकता है इसके लिए, कंसाइज हो सकता है इसके लिए, ठीक है। एक्सप्लिसिट हो सकता है, एक्सप्लिसिट वो का मतलब क्या होता है, क्लियरली अंडरस्टैंडेबल चीज को आप कहते हैं कि एक्सप्लिसिट है, डिटेल्ड है। यानी इस तरह से भी नहीं बात की हुई कि कोई एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दी हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट चीजों को मिस कर दिया है। द मेडिसिन हैड सेवरल एडवर्स इफेक्ट्स ऑन पेशेंट्स। यहां पर जो वर्ड बन रहा है वो हार्मफुल बन रहा है, एडवर्स। एडवर्स होता है कोई बड़ी शदीद किस्म के खतरनाक। इसको आप कह सकते हो डेट्रीमेंटल भी, अपोजिंग, नेगेटिव इफेक्ट्स, यस नेगेटिव इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट। तो मेडिसिन तो दी जाती है ना इलाज के लिए, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट हो जाए। द लॉयर्स आर्गुमेंट वाज परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब होता है कन्विंसिंग एंड वेल रीजनड, ठीक है। परसुएसिव, जो जज था या जो जूरी थी उसको वो कन्विंस करने में उसका आर्गुमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गया, कन्विंसिंग, कंपेलिंग। कंपेलिंग भी हो सकता है, तो साथ साथ वोकैबलरी बिल्डअप करते जाएंगे। कंपेलिंग, और आप कह सकते हो इफेक्टिव भी कह सकते हो इसको, असरअंदाज हो जाना, ठीक है। पावरफुल भी कह सकते हो आप इसको, भी पावरफुल था कि वो कन्विंस हो गया अपनी बात पे, उसकी बात से वो कन्विंस हो गए। द आर्टिस्ट इमेजिनेशन वॉज ट्रूली बाउंडलेस। बाउंडलेस, बाउंडलेस बाउंड्री से निकला है भाई, नो बाउंड्री, विदाउट बाउंड्रीज, बाउंडलेस, विदाउट बाउंड्रीज, ठीक है। तो एंडलेस यहां पर वर्ड बनेगा, अनबाउंडेड, विदाउट बाउंड्री, जैसा मैंने बताया ना अनबाउंडेड, या लिमिटलेस, लिमिटलेस, वास्ट, अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड। द सीईओज डिसीजन वॉज प्रूडेंट एंड फॉरवर्ड थिंकिंग। सीईओ कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, जो कि हेड होता है। यहाँ पे वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है बड़ा ही वाइज किस्म का डिसीजन लिया जाए, रीजनेबल हो जो बात, इसमें नुकसान का अंदेशा कम से कम हो। आप इसको कह सकते हो बड़ा केयरफुल हो, सेंसेबल हो, कॉशियस हो। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है जूडियस, डिशियस, ठीक है। अच्छा, द मूवीज एंडिंग वॉज हाईली प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल में प्रिडिक्ट कर देना, पहले ही पता चल जाना। होता है ना कि आपको मूवी या कोई टीवी शो देख रहे हैं तो अब आपको पता चल जाता है कि भाई नेक्स्ट इवेंट ये हो रहा है, यानी एक्सपेक्टेड हो। यहाँ पे वर्ड है एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड, जिसको आप एंटिसिपेट कर सको, तो इसके लिए हम कह सकते हैं एंटिसिपेटेड, यानी जिसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ना, एंटिसिपेशन, बता सकते हो कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये हो गया तो अब ये होगा। इनवैल्यूएबल, यहाँ पे वर्ड है डॉक्टर्स एडवाइस वाज इनवैल्यूएबल टू द पेशेंट। चीप नो, वर्थलेस, ठीक है, नो, प्राइसलेस। बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज हो तो हम कहते हैं जी बड़ी इनवैल्यूएबल एडवाइस दी है, बड़ी क्रूशल है ये बात की है, क्रूशल, वाइटल, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसकी कोई बियॉन्ड प्राइस है, ट्राइड भी कह सकते हो, एक्सट्रीमली यूजफुल है। द स्टूडेंट्स हैंड राइटिंग वॉज मोस्टली एलिजिबल, ठीक है ना। ये ई के साथ नहीं है, आई के साथ है, ठीक है जी। एक होता है एलिजिबिलिटी, ये वो नहीं है जिसको आप ई के साथ लिखते हो। तो वो एलिजिबिलिटी होती है कि आप का क्राइटेरिया क्या है किसी चीज को अप्लाई करने का, या जॉब के लिए अप्लाई करने का, या किसी चीज के साथ। तो यहाँ पे ये यूज हो रहा है रीडेबल नहीं, नीट नहीं, ये अनरीडेबल के फॉर्म में यूज हो रहा है कि भाई पढ़ी नहीं जा रही थी। जिस तरह कोई टीचर्स का जुमला होता है ना, बच्चों को कहते हैं, स्टूडेंट्स को कहते हैं भाई हाथ से लिख रहे हो, पाँव से लिख रहे हो, पढ़ा ही नहीं जा रहा। अनरीडेबल, अनक्लियर, यहाँ पर वर्ड होगा अनक्लियर। आप जिसको अंडरस्टैंड ना कर सकें, नॉट अंडरस्टैंडेबल, अनरिकग्नाइजेबल। तो क्वेश्चन 21 पे चलते हैं। द क्रिमिनल फाइनली कन्फेस्ड हिज क्राइम। कन्फेस्ड, कन्फेस्ड का मतलब होता है बात को मान लेना, जुर्म को तस्लीम कर लेना। यहाँ पे आ जाएगा एडमिटेड, एक्नॉलेज्ड, ओन कर लिया उसने, ठीक है, उसने उसको ओन कर लिया। द एथलीट्स विक्ट्री वाज मोमेंटस फॉर हर करियर। मोमेंटम, मोमेंटस मीन्स वेरी
सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल, टर्निंग, ठीक है ना, टर्निंग। तो यहाँ पे होगा सिग्निफिकेंट या मेजर, टर्निंग पॉइंट था भाई उसके कैरियर का। द मैनेजर गेव अ कंसाइज रिपोर्ट एट द मीटिंग। कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है ब्रीफ, टू द पॉइंट, शॉर्ट, क्लियर, समराइज्ड, ठीक है। तो ये हो सकते हैं इसके मीनिंग। द राइटर स्टाइल वॉज एलिक्वेंट एंड इमोशनल। एलिक्वेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज इजी टू अंडरस्टैंड, एलिक्वेंट। और ऐसा है कि लोग उसको, लोगों के ऊपर उसका असर हो रहा है, वेल स्पोकन है वो। अगर किसी की बोलने के अंदाज में या लिखने के अंदाज के जहाँ पर राइटर का स्टाइल है, तो एलिक्वेंट का मतलब होता है फ्लुएंट तो है वो, लेकिन लोगों पे असर भी करता है, वेल स्पोकन है, इंप्रेसिव है। यस, ज्यादा बेहतर वर्ड मेरे पास आया इसके लिए, इंप्रेसिव है, इंप्रेसिव। 25 नंबर है, इज एफर्ट्स टू हेल्प द पुअर वर कमेंडेबल। कमेंडेबल तो ऊपर भी गुजरा है ना, प्रेज वर्दी यहां पर होगा, प्रेज वर्दी, काबिले तारीफ, एडमायरेबल, नोट वर्दी, एग्जाम्पलरी, जो अपलॉडेबल हो, जिसको लोग एडमायर करें, जिसको लोग ऑनर करें, जिसकी लोग तारीफ करें। तो ये वर्ड तो ऊपर भी एक सेंटेंस में गुजरा, क्योंकि पास्ट पेपर्स की कंपाइलेशन थी यहाँ पे चीजों की, तो इसलिए ये रिपीट हो गया। कमेंडेबल, प्रेज वर्दी, काबिले तारीफ, तारीफ के काबिल, राइट जी। Like, comment, and subscribe.